हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशवंतर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का मेजर कोर्स MJ1 जिसका है। और इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री, और ये NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप आराम से दोनों पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग वन वर्ड क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप देखेंगे। तो जैसा कि आपका ब्रिटिश पोइट्री 1 है, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम चौसर टू दी ट्रांजिशनल पोएट्स। चौसर आप लोग को पता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। और जो ट्रांजिशनल पोएट है ना, वो जो लिखा हुआ है, तो ट्रांजिशनल पोएट का मतलब क्या है, ट्रांजिशनल मतलब वैसे पोएट जो ब्रिज का काम किए हैं। ठीक है, किसका काम किए, ब्रिज का काम किए हैं। कैसा ब्रिज भाई, तो दो डिफरेंट स्टाइल पोइट्री को क्या किया इन्होंने, जोड़ा है। ठीक है, दो डिफरेंट स्टाइल पोइट्री के बीच में ये लोग ब्रिज का काम किए, जोड़ने का काम किए हैं। अब ये कैसे आप लोग को पता चला भाई कि ये ट्रांजिशनल पोएट है, कैसे पता चला कि ये लोग जोड़ने का काम किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टाइल में चेंजेस आया, लिखने का शैली में चेंजेस आया। जैसे क्लासिक में क्या होता था, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या है, ब्रेकेज आया। किस प्रकार का ब्रेकेज आया भाई, कि हाँ, अब हम ऐसे फिक्स्ड राइम को फॉलो, पैटर्न को फॉलो नहीं करके हमें जो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम होके हम लिख सकते हैं। ठीक है, रिजिड रूल्स जो इनको फॉलो ही करना है तभी पोइट्री कहलाएगा, तो वो सबसे इसमें हटा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग को पता है कि लंदन का सोसाइटी वगैरह के बारे में बस हाई क्लास लोगों के बारे में पहले लिखा जाता था। यहाँ पे क्या हुआ कि हाई क्लास से हटके मिडिल क्लास, फार्मर, जो छोटे लोग हैं, निम्न ये हैं, तो उनको भी जोड़ा गया। जोड़ा नहीं गया, उनके बारे में भी लिखा जाने लगा। तो ये सब कुछ कुछ चेंजेस है जो ये सब किए हैं, जोड़े हैं, मेंटेलिटी में चेंज किए, वही लोग क्या कहलाए, ट्रांजिशनल पोएट कहलाए। ठीक है, हम लोग सिलेबस को देखें। अब हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं, लास्ट में मिलेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए अब हमारा यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ओके, जैसे कि आपको ब्रिटिश पोएट्री के बारे में पढ़ना है, तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या फॉर्म होते हैं पोएट्री के। ओके, तो फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या है, लिरिक क्या है, एल्गी क्या है, सोनेट क्या है, ओड क्या है, एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग और मॉक एपिक। फिर लिटरेरी टर्म्स में है सिमिले, मेटाफर, एलिट्रेशन, ये सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इमेजरी, सिंबल, कंसीट, एलोगोरी, स्टेयर, विट, आयरोनी, मीटर एंड राइम, ये पढ़ना है आपको। फिर आपका देखिए यूनिट 2 में क्या है सॉरी गाइस। ठीक है देखिए, फिर आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, क्या इतिहास रहा है इंग्लिश पोएट्री का। ओके, फिर द एज ऑफ चौसर आपको पढ़ना है, एलिजाबेथन पोइट्री पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ना है, न्यू क्लासिकल पोइट्री और ट्रांजिशनल पोइट। ये सब होता क्या है वो पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल आपको फिर देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर में। ओके, फिर आपका इसमें बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस दिया हुआ है, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूनिट 3 में क्या है, एडमंड स्पेंसर का क्या है, लाइक एज अ हंट्समैन। ओके, फिर विलियम शेक्सपियर का सोनेट 16। फिर जॉन डने का क्या है, द सनी राइजिंग। फिर एंड्रयू मार्बल का क्या है, टू हीज कोएमिस्ट्रेस। जॉर्ज हर्बर्ट का क्या है, द पुले। ठीक है, फिर आपका यूनिट 4 में देखिए क्या है, यूनिट 4 में आपका अलेक्जेंडर पॉप का है, ऑडे ऑन सॉलिट्यूड। उसके बाद जॉन मिल्टन का है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और जॉन ड्राइडेन का क्या है, मैक फ्लेकोने। और विलियम ब्लैक का क्या है, द चिमनी स्वीपर। ओके, इतना आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका देखिए, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब वन वर्ड आंसर या वन सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लिरिक, लिरिक होता क्या है, ये क्या है। पहला बात तो ये पोइट्री का टर्म्स है, तो ये अब देखिए क्या होता है। तो लिरिक होता है कि एक शॉर्ट पोयम होता है। ठीक है, एक शॉर्ट पोयम होता है जिसमें अपना पर्सनल इमोशन, फीलिंग, थॉट्स वगैरह जब कोई राइटर लिखता है तो वो क्या कहलाता है, लिरिक कहलाता है।
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखता है, अपना पर्सनल थॉट लिखता है, अपना पर्सनल इमोशन लिखता है, अपना लव के बारे में लिखता है, तो वो क्या कहलाता है? लिरिक कहलाता है, और ये शॉर्ट पोएम होता है। लिरिक याद रहेगा। अब देखिए एल्गी क्या है। व्हाट इज एन एल्गी? तो क्या है? अ पोएम रिटेन टू मॉर्न द डेथ ऑफ समवन। ये शोक में लिखा जाता है, शोक पोएम होता है, ठीक है, शोक काव्य जिसको बोलेंगे। ये किसी का डेथ पे, सेपरेशन पे लिखा जाता है, दुख भरा होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज सोनेट? तो सोनेट क्या है भाई? 14 लाइन का पोएम है, ठीक है, जो फिक्स टाइम को क्या करता है? फॉलो करता है। फिर आपका है व्हाट इज एन ऑड? ऑड क्या है भाई? तो अ लिरिकल पोएम दैट प्रेजेस अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये पोएम कैसा होता है भाई? तो लिरिकल पोएम है, और क्या करता है? ये प्रेज करता है। प्रेज अ पर्सन दैट मीन किसी पर्सन को प्रोत्साहित करता है, उसका प्रशंसा करता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु, मतलब कोई वस्तु हो सकती है, किसी आदमी का हो सकता है, किसी का आइडिया का हो सकता है ना, किसी का इमोशंस का हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करें? प्रेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज एन एपिक? एपिक क्या है भाई? तो ये क्या होता है? लॉन्ग नरेटिव पोएम डिस्क्राइबिंग हीरोइक डीड्स। जो इवेंट हमारा हो चुका है उसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। जैसे रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? हमारा एपिक है, ओके। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत लेंदी होता है, ठीक है। 6 में हमारा व्हाट इज बैलेट? तो बैलेट क्या है? नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन अ सिंपल लैंग्वेज। ये क्या होता है? एक नरेटिव पोएम होता है, ठीक है, नरेटिव पोएम होता है। और ये क्या करता है? कोई स्टोरी को बताता है सिंपल लैंग्वेज में, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं, उतना सिंपली बताता है। फिर है व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? एक सिंगल स्पीकर होता है जो पूरे पूरे पोएम को क्या करता है? एड्रेस करता है ऑडियंस के सामने, ठीक है। ऑडियंस के सामने एक सिंगल स्पीकर पूरे पोएम को जब बताता है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। फिर ये आपका व्हाट इज मोक एपिक? देखिए एपिक मतलब तो आपको पता है कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेंदी होता है, ठीक है। और मोक एपिक मतलब क्या हो? इसमें जुड़ गया, इसमें ह्यूमरस जुड़ गया, ठीक है। ह्यूमर जुड़ गया तो क्या हो जाता है? हास्य वाला जो आप बोलते हो, ठीक है। और इसमें मोक एपिक में कुछ भी ट्राइबल सब्जेक्ट्स, मतलब जो अननेसेसरी होता है ना, समझे? तो मोक एपिक मतलब अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट चीज को बोलते हैं, बेमतलब का कुछ भी होता है ना। जैसे कि एक अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक, उसमें क्या होता है? बेलिंडा या एक लड़की होती है, मैन कैरेक्टर का याद नहीं आ रहा अच्छे से नाम, तो उसका जो आगे का जुल्फी होता है वो कट हो जाता है गलती से, तो वेटर उसको पूरा डांटती है। तो मतलब ये सब क्या है कि अनइम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कुछ सेंट्रल थीम होता है लेकिन अनइम्पोर्टेंट होता है। चलिए, फिर है हमारा फिगर ऑफ स्पीच से हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज सिमिले? सिमिले क्या है भाई? देखिए, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिमिले? तो सिमिले क्या है? देखिए कोई भी चीज हम जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं क्या लगा के? तो लाइक और एज, ठीक है। लाइक और एज जब हम लोग लगा के कंपेयर करते हैं तो वो सिमिले होता है। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसमें होता है, ठीक है। सिमिले में क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। लाइक और एज लगा के बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि तुम सलमान खान के जैसे दिखते हो, ठीक है। इसमें जैसे वर्ड आया, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, लाइक वर्ड आ गया है ना, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या लगा के? लाइक और एज लगा के, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, याद रहेगा। फिर है हमारा व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर क्या है भाई? देखिए इसमें क्या होता है? आप सेम चीज है, सिमिलर, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। आपका दोस्त बोलेगा अरे तुम तो सलमान खान है कि नहीं? आपका दोस्त क्या बोला? अरे तुम तो सलमान खान है। या हम जैसे वर्ड, ये सब यूज वर्ड नहीं किए, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कर रहे हैं। तुम सलमान खान जैसा दिखता नहीं है, तुम है ही सलमान खान, है ना। यहाँ पे ये हम बोलने का यहाँ पे कर रहे हैं। जब एज और लाइक वर्ड यूज नहीं कर रहे, दैट मीन हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम ही तो सलमान खान है, बोलते हैं ना। तो इसमें समझे। और बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स है, तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर में। और इन सिमिलर में क्या होता है? इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है,
ओके, चलिए। फिर है आपका 11 नंबर में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हम हिंदी का आपको देते हैं एग्जाम्पल, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ख ख कितना बार में आया? हाँ, ख ख कितना बार में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे वर्ड क्या कर रहा है, वर्ड नहीं, ये वर्ड नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ख वर्ड। तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। इंग्लिश में भी सेम है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, डेयरिंग डॉग, डिग टिप्स, ठीक है। तो डी डी यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन आप आराम से पहचान लोगे, सिमिलर भी पहचान लोगे, लाइक और एज दिखेगा तो मेटाफर भी पहचान लोगे अगर कंपैरिजन का भावना आएगा तो, ठीक है। फिर व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? तो हमारे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज किसको दे देते हैं, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को। एग्जाम्पल बताइए, अब हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो सुनिए कैसा क्या होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं बादल खड़ा है मानो चादर चादर ओढ़ के, ठीक है, बादल खड़ा है मानो चादर ओढ़ के। तो बताइए बादल कभी चादर ओढ़ेगा? नहीं ओढ़ेगा। कौन ओढ़ता है? ह्यूमन ओढ़ता है। तो हम क्या किए यहाँ, ह्यूमन क्वालिटी एक्टिविटी किसको हम यहाँ पे दे रहे हैं, नन नन ह्यूमन को, है ना। हो सकता है हम लोग बोलते हैं कि भाई सूरज बहुत मुस्कुरा रहा है, ऐसा सेंटेंसेस दिख जाता है। सूरज सूरज आग की तरह लाल हो चुका है, मतलब ऐसे बबूला आग बबूला हो चुका है। तो ये सब क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज है। और हम किसको दे देते हैं, नॉन ह्यूमन को। तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ओके। कलियां मुस्कुरा रही है, तो जो फूल की कली होती है कभी मुस्कुराएगी? नहीं मुस्कुराएगी। कौन मुस्कुराता कौन है? तो हम लोग मुस्कुराते हैं, ह्यूमन मुस्कुराते हैं। यहाँ पे भी हम क्या दे रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं उनको। चलिए फिर है आपका व्हाट इज ओनोमेटोपोइया, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या आपका, वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल वर्ड्स। ओके, देखिए इमिटेट नेचुरल साउंड्स दैट मीन क्या, जब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बिल्ली का आवाज़ निकालते हैं म्याऊं म्याऊं, है ना, कुत्ता का भौं भौं करते हैं। तो वो सब क्या है, इमिटेट साउंड कर रहा है। तो यही क्या है, ओनोमेट्रोपी है। ओके। फिर आपका व्हाट इज इमेजरी? इमेजरी क्या है, लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर। जब आपका कोई लैंग्वेज क्या होगा, दिमाग में आपका कोई पिक्चर क्रिएट करवा रहा है तो इमेजरी हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज सिंबल? समथिंग दैट रिप्रेजेंट अ डीपर मीनिंग। ओके, सिंबल हम लोग किसको बोलते हैं, जब कोई चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। व्हाट इज कंसिट? क्या है भाई, तो एन अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजन। फिर आपका व्हाट इज एलोगोरी? तो इसमें क्या होता है, स्टोरी और पोएम विद अ हिडन मोरल मीनिंग। एलो इसमें क्या होता है कि उसमें आपको जो बताना चाहता नहीं, वो इनडायरेक्ट कुछ और मीनिंग निकलता है, उसका हिडन मीनिंग कुछ और होता है, उसका मोरल मीनिंग कुछ और होता है। तो क्या होता है, एलोगोरी होता है। ओके। जैसे लोकोक्तियाँ, एक अज्जल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अधूरा ज्ञान रखने वाला अत्यधिक दिखावा करता है, यही है। तो वहाँ पे कहीं लिखा हुआ था ज्ञान से रिलेटेड, लेकिन फिर भी उसका हिडन मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो वैसे ही पोयम और चलिए, व्हाट इज स्टेयर? स्टेयर क्या है, अ लिटरेरी टेक्निक यूज टू क्रिटिसाइज सोसाइटी थ्रू ह्यूमर। जब ह्यूमर के साथ हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो क्या कहलाता है, स्टेयर कहलाता है। ओके। फिर व्हाट इज विट? विट क्या है, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लेवर एंड ह्यूमरस आइडियाज। ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसी का एक्सप्रेस करने के लिए, उसका क्लेवरनेस और ह्यूमरस आइडियाज। ओके। फिर व्हाट इज आयरोनी? तो अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। मीटर क्या है भाई, तो ये रिदमिक पैटर्न ऑफ द पोएम, जो रिदमिक पैटर्न एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। फिर व्हाट इज राइम? द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द राइम। जब हम लोग जाता खाता गाता नाता ये सब जब बैठाने का कोशिश करते हैं, दैट मीन हम लोग क्या फिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, राइम। ओके। चलिए अब हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री से आपका क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो कौन है भाई, जियोफ्री चौसर। ओके। इन विच सेंचुरी डिड चौसर लाइव? तो 14th सेंचुरी। विच पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ चौसर? तो द लेट 14th सेंचुरी क्या कहलाता है, एज ऑफ चौसर कहलाता है। ये अधिकतर ये मतलब सोशल इश्यूज वगैरह पे नहीं लिखकर किस पे लिखते थे, चर्च वगैरह के बारे में ज़्यादा लिखते थे, ठीक है।
26 पे विच पीरियड इज नोन फॉर शेक्सपियर एंड स्पेंसर, तो कौन से पीरियड में वो एलिजाबेथन एज, ओके। जो फिर 27 में हु रोड द फेरी क्वीन, तो कौन लिखा है, एडमंड स्पेंसर जी ने। 28 में हु इज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, तो कौन थे भाई, तो जॉन डने थे, ओके। 29 में है विच पोएटिक मूवमेंट एम्फसाइज्ड इंटेलेक्ट एंड रीजनिंग, तो किसमें, न्यू क्लासिकल पोएट्री में, ठीक है। न्यू क्लासिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, इमिटेशन हो रहा था, किसका इमिटेशन हो रहा था, तो क्लासिकल का, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे कल्पना शक्ति से कल्पना में लिखने, काल्पनिक लिखने से ज्यादा किस पे, सोशल इश्यूज पे लिख रहे थे, है ना, यहाँ पे ये हो रहा था। तर्क वितर्क कर रहे थे। चलिए 30 विच पोएट आर नोन एज ट्रांजिशनल पोएट, तो ट्रांजिशनल पोएट कौन कहलाते हैं, पोएट्स लाइक विलियम ब्लैक एंड ब्रिज्ड हु ब्रिज्ड न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पोएट्री, जो न्यू क्लासिकल और रोमांटिक पोएट्री में ब्रिज का काम किए, जोड़ने का काम किए हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशनल पोएट, जिसका एक एग्जांपल है विलियम ब्लैक, ओके। फिर चलिए, फिर आपका वहाँ पोएम से रिलेटेड है कि कौन क्या लिखे हैं, ठीक है। हु रोट द लाइक एज अ हंट्समैन, तो एडमंड स्पेंसर जी ने लिखा है। हु रोट सोनेट 60, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, तो कितना लिखा है, टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं वो। फिर है हु रोट द सने राइजिंग, द सने राइजिंग कौन लिखे हैं, जॉन डने ने लिखे हैं। फिर 35 में द सनी राइजिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री, तो क्या है, मेटाफिजिकल, फिजिकल, इसमें क्या स्वचिंतन ज्यादा होता है। फिर है हमारा हु रोट टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, तो कौन है, एंड्रयू मार्वल। फिर है हु टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ विच थीम, इसका क्या था थीम, तो क्रैब डिम सीज द डे। हु रोट द पुले, तो किन्होंने लिखा है, जॉर्ज हर्बर्ट ने। फिर द पुले इज रिलीजियस पोएम अबाउट विच आइडिया, तो क्या है, ह्यूमन रेस्टलेस लीडिंग टू गॉड, ठीक है। द पुले क्या है, द ह्यूमन रेस्टलेस लीडिंग टू गॉड। फिर ऑडे ऑन सॉलिट्यूड किन्होंने लिखा है, तो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। 41 में हु रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो जॉन मिल्टन, इनका ये वाला कहानी बहुत ये है कि जॉन मिल्टन का क्या होता है, वो अपनी आंखों की रोशनी वो खो देते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, लेकिन इनको ये बाद में रियलाइज होता है कि भगवान को तो किसी की सेवा की जरूरत नहीं, किसी की सर्विस की जरूरत नहीं है। अब वो अपने कर्म से ही उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का ये नहीं है। देखिए 42 व्हाट इज द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो क्या है, पेशेंस एंड फेथ इन गॉड, ओके। फिर हु रोट मैक फ्लैकॉन, किन्होंने लिखे, जॉन ड्राइडन ने लिखा है। फिर मैक फ्लैकॉन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोएम, तो स्टैरिकल पोएम है, व्यंग्यात्मक है, ओके। 45 में हु रोट द चिमनी स्वीपर, तो कौन लिखे, विलियम ब्लैक ने लिखे हैं। फिर है हमारा 47 पे विच पोएट इज कंसिडर्ड अ ट्रांजिशनल पोएट बिटवीन न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पोएम, तो विलियम ब्लैक। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ब्लैक पोएट्री, तो इनका सोशल इनजस्टिस और इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। देखिए विच पोएटिक एज एम्फसाइज्ड रीजन एंड ऑर्डर, तो क्या न्यू क्लासिकल एज में रीजन, तर्क वाला चीज, लॉजिकल चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था इमेजनरी से, ठीक है। फिर 50 में विच पोएम इंट्रोड्यूस मेटाफिजिकल कंसेप्ट इन इंग्लिश पोएट्री, तो किन्होंने किया, जॉन डने ने किया है। अब हमारा क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला वाला तो पढ़ लिए हैं कि पहला देखिए क्या है, डिस्कस द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सच एज लिरिक, एल्गी, सोनेट और एपिक एंड बैलेड विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको क्या है, इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना है कि कौन सा क्या है, कौन से पोएट में क्या है, ठीक है, पोयम में। तो देखिए, तो पोइट्री हैज मैनी फॉर्म्स विच डिफर इन स्ट्रक्चर, थीम एंड स्टाइल। ईच पोएटिक फॉर्म हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस। सम ऑफ द मेजर पोइट्री आर लिरिक, एल्गी, सोनेट, ऑड एंड एपिक, बैलेड। तो लिरिक में हम लोग क्या पढ़े हैं,
आपका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे फिर एग्जाम्पल उस पर देख लेंगे। लिरिक में क्या था कि एक शॉर्ट पोयम था जो किसी का एक्सप्रेस करता था क्या, पर्सनल आइडिया को, फीलिंग को, इमोशन को, ठीक है। चलिए, द वर्ड लिरिक कम्स फ्रॉम ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द लिर। दिस पोएम आर म्यूजिकल एंड इमोशनल इन नेचर। कैसा होता है, म्यूजिकल होता है, लय होता है इसमें, और क्या होता है, इमोशनल होता है। अब कोई अपना इंडिविजुअल फीलिंग लिखेगा तो क्या होगा, इमोशनल ही होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे अलगी पे देखते हैं आपका क्या है। ये क्या था, ये किसी के मृत्यु वगैरह पे लिखा जाता था, है ना। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए, कंट्री इन अ चर्च यार्ड। थॉमस ग्रेस का है, एल्गी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। फिर आपका सोनेट है, तो इसमें हम लोग को पता है शेक्सपियर जी ने टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, तो वही आपको लिखना है। ओके, और सोनेट का पता चल गया क्या होता है, 14 लाइन ये कैरी करता है अपने साथ फिक्स राइम में, ठीक है। और डे क्या है भाई, तो ये लिरिकल पोयम है। लिरिकल पोयम है जो कि क्या होता है, किसी का प्रेज करने के लिए लिखा जाता है ना। तो जिसका क्या है, ऑडे टू अ नाइट एंगल। ओके। एपिक में क्या है, लॉन्ग नरेटिव पोयम होता है जो डिस्क्राइब करता है क्या, हीरोइक डीड्स को, किसी के एडवेंचर के, हीरो का, ग्रेट हीरोज का, ठीक है। और देखिए इसका एग्जांपल क्या है, होमर इलियड का है, एंड मिल्टन्स का क्या है, पैराडाइज लॉस्ट। ओके। बैलेड आपका क्या था, लॉन्ग नरेटिव पोयम था जो सिंपल लैंग्वेज में था और आपको कोई भी स्टोरी बताता था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एग्जाम्पल द डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोइट्री सच एज सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी एंड सिंबल। तो इसका हम लोग सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। सिमिले क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लाइक और एज लगा के। हर फेस इज लाइक द मून। फेस यहाँ पे आपको क्या दिख गया, लाइक दिख गया, मतलब ये क्या है आपका सिमिले, ठीक है। फिर मेटाफर, मेटाफर में हम लोग बिना लाइक एज का कंपेयर करते हैं। टाइम इज अ थीप, देखिए टाइम इज अ थीप, टाइम क्या है, चोर है। तो आपका यहाँ पे टाइम को थीप क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि क्या करता है, समय हमसे बहुत वैल्यूबल चीजें हमसे चुरा लेता है कि नहीं। टाइम के साथ बहुत कुछ हमें खोना पड़ता है। चलिए, बहुत कुछ मिलता भी है लेकिन लॉस ज़्यादा होता है। चलिए एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन क्या था, जब साउंड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ओके, यहाँ पे पी पी, पिक्ड, पैक, पिकल्ड, पीपर, ठीक है। तो यहाँ पे पी का आपको सेम कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन दिखता है, वही है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो वो क्या बात करेगा, फुसफुसाएगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी है, हम उनको दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ओके। चलिए, फिर वैसा ही इमेजरी और सिंबल का भी आपको लिखना है। फिर थर्ड में वर्ड इज सोनेट, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स विद एग्जांपल। तो सोनेट क्या है भाई, तो देखिए सोनेट इज अ पोएम कंसिस्टिंग 14 लाइन्स रिटन इन स्पेसिफिक राइम स्कीम। एक स्पेसिफिक स्पेशल राइम स्कीम को क्या करता है, फॉलो करता है। द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोनेटो। देखिए सोनेट वर्ड कहाँ से लिया गया, इटालियन वर्ड। ओके, इटालियन वर्ड सोनेटो से। मीनिंग अ लिटिल सॉन्ग, मीनिंग इसका क्या है, अ लिटिल सॉन्ग। सोनेट्स आर यूजुअली रिटन अबाउट थीम्स सच एज लव, ब्यूटी एंड टाइम। और ये अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम किसके ये में लिखा जाता है, तो लव में, लव के लिए, ब्यूटी के लिए, नेचर का सुंदरता को बताने के लिए, और टाइम के लिए, ठीक है। द स्ट्रक्चर The structure of the sonnet is very important. Sonnets are usually written in iambic pentameter, which means each line has 10 syllables with a pattern of unstressed and straight syllables. ठीक है। There are mainly two types of sonnet. क्या क्या होता है भाई, पेट्राचन sonnet, जो कि इसमें क्या ऑक्टेव और सेसेट होता है, मतलब लास्ट 6 लाइन और फर्स्ट 8 लाइन। ओके, देख लीजिए इसका कैसे फॉलो करता है इस राइम, ए बी बी, ए बी बी, ए सी डी और सी डी। ओके, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझने का नहीं। फिर आपका है द शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। इट कंसिस्ट 3 क्वाड्रेंट्स और 1 फाइनल कपलेट। तो ये राइम स्कीम कैसे फॉलो करता है, ए बी सी डी, ई एफ जी जी।
फिर देखिए शेक्सपियर रोट मैनी फेमस सोनेट सच एज सोनेट 18 एंड सोनेट 60, और आपको सोनेट 60 ही पढ़ना है। ओके। फिर है आपका क्वेश्चन कि डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड मॉक एपिक एंड डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको थोड़ा सा पता चल गया है। क्या पता चला है कि ये सिंगल स्पीकर एड्रेस करता है किसी पोएम को, ठीक है, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। एपिक क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है। तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है? अ सिंगल स्पीकर होता है, अ साइलेंट लिसनर होता है, रिलेवेशन ऑफ रिविलेशन ऑफ द स्पीकर्स कैरेक्टर और ड्रामेटिक सिचुएशन। फिर आपका मॉक एपिक देखिए ये क्या है। मॉक एपिक में क्या होता है? ट्राइबल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, इसी के थ्रू बहुत कुछ हिडन मीनिंग होता है, ठीक है, और बताता है कोई भी ऑर्डिनरी इवेंट्स को एक ह्यूमरस तरीके से, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एपिक स्टाइल एंड लैंग्वेज। इसका कैसा होता है? एपिक के तरह ही होता है, सेम होता है इसका लैंग्वेज भी, और ह्यूमरस और ट्राइबल सब्जेक्ट। फिर हिस्टोरिकल टोन, व्यंग्य के तरीके से बोला जाता है, और हम लोग को पता है कि कोई चीज़ सीधे तरीके से बोला जाता है तो वो उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई टोंट मार के बोलेगा तो आपको बहुत खराब लगता है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो बस वही है। अलेक्जेंडर पॉप का देख लीजिए, द रेप ऑफ द लॉक, इसका क्या एग्जाम्पल है, बहुत फेमस। ओके। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द एज ऑफ द चौसर इन इंग्लिश पोएट्री। तो आपका फीचर्स लिखना है एज ऑफ द चौसर का। ओके। तो हम लोग को पहला बात पता है, क्या पता है कि चौसर, जियोफ्रेड चौसर कौन थे? फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री थे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। द एज ऑफ द चौसर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। यही ना इंग्लिश को पहले तो लिटरेचर क्या अलग अलग ये में लिखा जाता था ना, लेकिन लिटरेचर को इतना वास्ट और ये बनाने में इंग्लिश का, इसमें ये करने का इनका बहुत बड़ा ये है। जैसे हिंदी साहित्य में हिंदी का आमिर खुसरो जी ने ये किया था, वैसे ही इंग्लिश वाला में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो देखिए द father of English poetry, his period known as Age of Chaucer, and it marks the beginning of the true English poetry. आ गया line. One of the main feature of the age was development of English as a literary language. ठीक है, इसमें क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज का, एज अ क्या? साहित्य का लैंग्वेज में। Before Chaucer, most of the literary works written in Latin or French. Chaucer used Middle English in his writing and made it popular among common people. और ये भी लिखते थे फ्रेंच और ये लैटिन में, लेकिन बीच बीच में क्या करते थे? इंग्लिश डाल देते थे। तो उसी से क्या हुआ? और ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ने लगी धीरे धीरे, है ना। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एज वॉज रियलिज्म। रियलिज्म क्या था? तो ये रियलिटी पे लिखते थे, इमेजनरी से साइड हटके। Chaucer presented realistic picture of medieval society. His work described different class of people such as knight, merchants, priests, common people. His famous work, The Canterbury Tales, shows a wide variety of characters from medieval society. The poetry of this period was also influenced by Italian and French literature. Chaucer was greatly inspired by writers such as Dante, Petrarch, and Boccaccio. ठीक है, their influence can be seen in Chaucer's style and themes. इनके मान लीजिए इनका गुरु इनडायरेक्टली बोला जा रहा है ना। द एज ऑफ द चौसर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ह्यूमर एंड स्टेयर इन पोइट्री, और यही किनको इंट्रोड्यूस करवाए थे? ह्यूमर और स्टेयर को, जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज हुआ है ना, अभी भी हो रहा है। चौसर यूज्ड ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोशल एंड रिलीजियस करप्शन, और जो भ्रष्टाचार होता था उसको क्या करते थे? आलोचना करते थे उसकी। हिज पोएम रिफ्लेक्ट्स द सोशल कंडीशन ऑफ द मिडेवल इंग्लैंड, ठीक है, क्या उस टाइम की गति नहीं, परिस्थिति थी, उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया था अपने पोएम के थ्रू। Another important feature was development of narrative poetry. Chaucer wrote long narrative poems which told interesting stories. और ये जो पहले था कि फिक्स राइम मतलब छोटा रहेगा चाहे कुछ भी, इन्होंने क्या किया कि नैरेटिव पोएम जो नरेशन टाइप में हो, पैराग्राफ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उस टाइप में रहो, तो उन्होंने इनका डेवलपमेंट किया था। द एज ऑफ द चौसर लेड फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड इन्फ्लुएंस लेटर पोएट्स इन मैनी वे, और यही क्या फाउंडेशन, फाउंडर इनको बोल सकते हैं, इन्होंने ही बेस बनाया इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ इंग्लिश लिटरेरी वर्ल्ड पे, ठीक है।
फिर है आपका डिस्कस एलिजाबेथन पोइट्री। तो एलिजाबेथन एज में क्या था पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखिए। तो एलिजाबेथन पोइट्री डेवलप ड्यूरिंग रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, वन। इट वाज गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसको क्या माना गया है, स्वर्ण युग माना गया है। मैनी ग्रेट पोएट्स सच एज एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी रोट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, one of the main characteristics of the Elizabethan poetry was romantic spirit and imagination। इस टाइम क्या था, पीक पे था रोमांटिक स्पिरिट और इमेजिनेशन। नेचर को लोग इस प्रकार देखते थे, मतलब शेक्सपियर का आप पढ़ते हो जब नेचर के बारे में जब वो लिखते हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो 10 ही लाइन का लिखेंगे, लेकिन ऐसा लिखेंगे कि आपको एकदम दिल को छू जाएगा। मतलब इस टाइम इमेजिनेसी और रोमांटिक स्पिरिट क्या था, पीक पे था अपना। पोएट रोट अबाउट लव, ब्यूटी, नेचर एंड एडवेंचर। इस टाइम किस पे ज़्यादा लोग लिखते थे, तो लव पे लिखते थे, सुंदरता पे लिखते थे, नेचर पे लिखते थे और एडवेंचर पे लिखते थे। ओके, देयर पोएट्री रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिज्म एंड एंथुसिज्म। अनदर अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। इस टाइम क्या हुआ, किसका इन्फ्लुएंस हुआ, तो क्लासिकल लिटरेचर का। Elizabethan poets were inspired by Greek and Roman writers. They followed classical forms and themes. यहाँ पे देखिए एलिजाबेथन पोइट्री ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिच इमेजरी एंड म्यूजिकल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या था, लयात्मक लैंग्वेज था, ठीक है, म्यूजिक को फॉलो कर, म्यूजिक मतलब म्यूजिकल था। पोएट यूज्ड ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। और क्या अलग अलग तरीके से अपने क्रिएटिविटी से अलग अलग ऐसा लिखते थे कि जो रीडर जो पढ़ेगा उसके दिमाग में वो सब पिक्चर्स आ जाएंगे, जो वो लिखते टाइम सोचे वो उस टाइम क्या रीडर जब पढ़ेगा, आज पढ़े कल पढ़े 50 साल बाद पढ़े फिर भी वो आ जाएगा। क्योंकि क्या हमारा साहित्य, हमारा लिटरेचर क्या इमॉर्टल है, और आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना तब था, है कि नहीं। देखिए द मेन पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ सोनेट फॉर्म। शेक्सपियर एंड सिडनी रोट मैनी फेमस सोनेट। दिस सोनेट एक्सप्लोर थीम्स सच एज लव, ब्यूटी एंड टाइम। Elizabethan poetry also influenced by spirit of Renaissance humanism. Poet focused on human potential, emotion and achievement। और इस टाइम देखिए यहाँ पे क्या पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है, साहित्य का, क्योंकि बीच में इतना कुछ हो गया था ना कि ठप हो गया था सब कुछ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ इसी में, एलिजाबेथन में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाफिजिकल पोएट्री का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी, रब, रिलीजियन, सिंपल बट पावरफुल, पैराडॉक्स एंड वीट, सबको मिला के आपको लिख देना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हु आर कॉल्ड ट्रांजिशनल पोएट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो कौन कहलाते हैं ट्रांजिशनल पोएट, हमने पहले ही बात किया है, और इसका इम्पोर्टेंस अब देखिए। तो transitional poets are those who poets bridge gap between neoclassical age and romantic age. They introduce new ideas, style, later developed fully in romantic poetry. इन्होंने क्या किया है, ब्रिज का काम किया है, किसको जोड़ने में, तो न्यू क्लासिकल एज को, रोमांटिक एज को, ठीक है। इसमें बहुत कुछ स्टाइल चेंज हुआ था, लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं, स्टाइल लिखने का ये में चेंज हुआ था, ठीक है, मेंटलिटी में चेंज हुआ था। चलिए, one of the most important transitional poet is William Blake. His poetry showed strong imagination and emotional intensity, which later became the main feature of the Romantic poetry. Transitional poets rejected the strict rules of neoclassical poetry and emphasized imagination, emotion and nature। यहाँ पे neoclassical एज का जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का जो स्ट्रिक्ट रूल था, रेगुलेशन था, प्रिंसिपल था, ये सबको क्या ब्रेक करके, रिजेक्ट करके यहाँ पे पोइट्स क्या स्वतंत्र रूप से अपना लिखना स्टार्ट किए। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रांजिशनल पोइट्री वॉज क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इनजस्टिस। और यहाँ पे क्या, जो समाज में जो सोशल इनजस्टिस, असमानता, इनइक्वालिटी जो हो रहा था, उस पर भी ये लोग आलोचनात्मक ढंग से बताया, किसको, आम जनता को, ठीक है। चलिए, द ट्रांजिशनल पोइट्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज सिम्बोलिज्म एंड विजनरी आइडियाज इन पोइट्री। फिर हमारा यूनिट 3 से
अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब एक ही ये पे वीडियो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका नेक्स्ट वीडियो इसका आंसर चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बना देंगे। अदरवाइज ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, 60 रुपीज़ में मिलेगा आपको ज्ञान सागर में, अप टू सेमेस्टर 8 तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिस्कस द थीम एंड पोएटिक फीचर ऑफ एडमंड स्पेंसर्स पोएम लाइक एज अ हंट्समैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज शेक्सपियर सोनेट 60। आप क्या कीजिएगा, जितना वहाँ पोएम दिया हुआ है उसको एक बार आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो उसका देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस दिस थीम एंड मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इन जॉन डने पोएम द सन राइजिंग। फिर 4 में एक्सप्लेन द थीम एंड मैसेज ऑफ एंड्रयूज मार्बल्स पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। आपको तो इसका, आप सेमेस्टर 1 में है तो आप पढ़े ही होंगे, तो आंसर आपको आता होगा हमसे ज़्यादा। ठीक है, डिस्कस द थीम एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट पोएम एंड द पुले। फिर आपका यूनिट 4 सेक्स, डिस्कस द थीम एंड मैसेज ऑफ अलेक्जेंडर पोएम पॉप्स पोएम ऑडे ऑन सॉलिट्यूड। 2 में क्रिटिकली एनालाइज जॉन मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस द हिस्टोरिकल एलिमेंट इन जॉन ड्राइडेंस पोएम मैक फ्लैकोने। 4 में आपका डिस्कस द थीम एंड सोशल मैसेज ऑफ विलियम ब्लैक्स पोएम द चिमनी स्वीपर। फिर आपका देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एक्स, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर 2 में डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री विद रेफरेंस टू जॉन डने। 3rd में एनालाइज शेक्सपियर सोनेट 60 एज अ पोएम अबाउट टाइम एंड इमोर्टैलिटी। फिर है डिस्कस द थीम ऑफ द क्रैप डीम इन एंड्रयू मार्बल्स टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। 5 में डिस्कस द सोशल मैसेज ऑफ विलियम ब्लैक्स द चिमनी स्वीपर। चलिए, अगर आपको इसका ये चाहिए होगा तो बोलिएगा, हम डाउनलोड ये कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, 60 रुपीज़ में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलेगा। ओके, और 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 एक बात कि अगर आप लोग को, अगर आप उसका छोटा छोटा वीडियो 10-15 मिनट का अगर आप देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं शॉर्ट समरी, तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।